आई होप आपने पार्ट नंबर 1 देखा होगा और पार्ट नंबर 1 देखने के बाद ही पार्ट नंबर 2 देखना है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोवेल इसके मैंने 2 पार्ट किए हैं। पार्ट 1 में आपको कुछ 7 पैराग्राफ्स पढ़ने हैं और पार्ट नंबर 2 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ नोवेला। क्वेश्चन नंबर 2 होगा एलिमेंट्स ऑफ द नोवेला और थर्ड क्वेश्चन जो है वो दिया है टाइप्स ऑफ द नोवेल्स। तो चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी अभी कहा वो है व्हाट इज नोवेला। ये देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया जिसमें लिखा था व्हाट इज नोवेल। यहाँ पर द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेले is the type of narrative prose fiction which is shorter than a full length novel and longer than a short story। मतलब नोवेला का मीनिंग क्या है ये समझने के लिए पहले आपको ये नोवेली वर्ड जो दिया है वो इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है न्यू। नोवेला का मीनिंग और ये शॉर्टर देन जो प्रोज सेक्शन में होता है जिसे हम स्टोरी फॉर्म में कहेंगे, शॉर्टर देन फुल लेंथ नोवेल एंड लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी। मतलब ये तो ना शॉर्ट स्टोरी होता है ना नोवेल होता है, बट शॉर्ट स्टोरी से जिसे बोलेंगे हम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा पेजेस उसमें होते हैं। इट इज़ द वेल स्ट्रक्चर्ड एट अ शॉर्ट नरेटिव ऑफन सटायरिक रियलिस्टिक इन अ टोन। इसका थीम अगर देखा जाए तो ये सटायरिक होता है और रियलिस्टिक टोन, मतलब उसमें जो थीम है उसका बेस जो है वो सटायर होता है। सटायर मतलब जिसमें हम बोले आयरनिकल थीम जो होता है, आयरनी जिसे कहते हैं, रियलिस्टिक रियल बातें जो है वो इस नोवेला में होती है। इट इज़ यूजुअली फोकसेस ऑन वन इंसिडेंट और इशू विथ वन और टू मेन कैरेक्टर्स। और नोवेला में क्या होता है तो वन इंसिडेंट मतलब एक ही घटना होती है, एक ही जो जिसे हम कहेंगे इवेंट, एक ही इंसिडेंट पे और वन और टू कैरेक्टर्स नोवेला में होते हैं जो पूरे स्टोरी में आपको दिखाई देते हैं। एंड टेक प्लेस एट अ सिंगल ट्रेडिशन। टेक प्लेस का मीनिंग हम सेटिंग कंसिडर करेंगे। सिंगल ट्रेडिशन इसका मीन सिंगल किसी पर्टिकुलर प्लॉट को लेकर वो चलता है। सम ऑफ द फेमस नोवेलास इन इंग्लिश आर, और कुछ फेमस नोवेलास के नाम हमें यहाँ पे दिए हैं जो आप भूलोगे नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में आया है। तो इसमें कुछ राइटर्स के नाम दिए जैसे कि यहाँ पे देखिए जोसेफ कैनरॉड है, उन्होंने द हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा था। फिर उसके बाद में हेनरी जेम्स इन्होंने जेम्स टर्न ऑफ द स्क्रू ये लिखा था। बिली बर्ड ये लिखा गया बुक हरमन मेलविले ने। डेथ इन वेनिस ये थॉमस मैन। एंड सेज द डे बाय द सोल बिलो एंड द पर्ल रिटन बाय जॉन स्टेनबैक। तो इस तरीके से उन्होंने 6 बुक के टाइटल और 6 राइटर्स के नाम यहाँ पे दिए हैं जो आपको 101% मैच द फॉलोइंग के लिए कोई ना कोई एग्जाम में आते ही है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो आ चुका ये क्वेश्चन। तो ये पहला जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया जिसमें मैंने ब्लू कलर का ये लिया हाइलाइटर, तो ये था व्हाट इज नोवेला। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज नोवेला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखोगे वहां पर एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल। एलिमेंट्स मतलब अगर आप नोवेल पढ़ने जाओगे तो नोवेल में क्या क्या होता है, तो डेफिनेटली नोवेल में सिर्फ 5 बातें यहाँ पे डिस्कस की है उन्होंने, बट मैं 6-7 कंसिडर करूंगा कि नोवेल में होता क्या है। जैसे पहले देखो यहाँ पे थीम, मतलब हर एक नोवेल में एक थीम होता है जिसे हम बोलेंगे आइडिया, या फिर थीम का मीनिंग आप कंसिडर करोगे मैसेज। तो हर एक नोवेल में एक थीम है, मैसेज है। फिर दूसरा जो एलिमेंट्स है उसका ये प्लॉट, यहाँ पे दिया है प्लॉट। प्लॉट का मीनिंग यू कैन कंसिडर अ स्टोरी, नोवेल में स्टोरी होती है। फिर अगर आप आगे जाओगे तो उसके बाद में प्लॉट के बाद में उन्होंने आपको दिया है, देखो थीम नंबर 1 प्लॉट, फिर यहाँ पे ऊपर जस्ट अबाउट कैरेक्टर्स, ये है कैरेक्टर्स। थर्ड नंबर कैरेक्टर एलिमेंट्स। अगर आप एक जैसे बोलते हैं ना मूवी देखते हो या टीवी सीरियल देखते हो तो उसमें भी ये सारी बातें होती है। तो क्या है कि नोवेल भी उसी फॉर्म में आप कंसिडर करोगे। सेटिंग, सेटिंग का मीनिंग होता है बैकग्राउंड स्टोरी टेक प्लेस या जगह या लोकेशन, उसे सेटिंग कहते हैं। फिर आएगा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब स्ट्रगल, स्ट्रगल यानी कि जो दो कैरेक्टर है या फिर हीरो और विलन है उन दोनों के बीच में कितना गहरा स्ट्रगल है या फिर किस तरह का अलग अलग, जैसे हम बोलेंगे कि जो हमें इंटरेस्ट
या हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाए, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बढ़ाए, ऐसी कोई बात है तो डेफिनेटली हम उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हर एक स्टोरी में ज़रूरी है। यहाँ पे आपने देखा 4, और फिर उसके बाद में आगे जो 5 हो गए, और ये है लैंग्वेज एंड स्टाइल। लैंग्वेज एंड स्टाइल का मीनिंग यू कैन कंसिडर डायलॉग्स इन द स्टोरी। स्टाइल अगर आपको 2 मार्क के लिए आता है कि एक्सप्लेन द स्टाइल, देन यू विल नॉट फॉरगेट स्टाइल का मीनिंग होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब डायलॉग। तो इस तरह के ये 6 नोवेल के एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डिस्कस व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ, या विच आर द एलिमेंट्स ऑफ नोवेल। तो 6 एलिमेंट्स उसके ये है। तो चलो एक एक नोवेल थोड़ा सा शॉर्टली पढ़ते हैं, क्योंकि छोटा छोटा आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा एलिमेंट्स के बारे में। देयर आर 6 एलिमेंट्स essentially of a novel novella. All these factors may be related to the one another in the work by author. ऑथर एक ऐसा काम करता है जो हर एक जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेट है। अगर सपोज आप देखो कि कैरेक्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट कैसे एक दूसरे से रिलेट है, अगर ये 6 एलिमेंट्स किसी भी नोवेल में है तो नोवेल एक परफेक्ट बन जाता है। तो इसलिए चलो देखते हैं। थीम इज द सेंट्रल आइडिया इन द नोवेल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नटशेल। मतलब नोवेल में सबसे इंपॉर्टेंट है आइडिया। इट इज अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ्स। ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट होती है जिसके द्वारा हम मैसेज देते हैं या सच्चाई बयान करते हैं। ट्रूथ क्या है नोवेल में वो बताते हैं, विच द राइटर हैज पुट फोर्थ थ्रू द नरेशन ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स in the story and the characters acting in the particular setting। यहाँ पे सीरीज होती है, थीम, वो जो सीरीज और इवेंट जो है अलग अलग वो हम एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताना होता है कैरेक्टर की क्या स्टोरी है और उस स्टोरी से लोगों तक क्या मैसेज पहुंच जाएगा, इसे कहते हैं थीम, मतलब सेंट्रल आइडिया। ओके, देन नाउ सेकंड वन, प्लॉट। प्लॉट के लिए यू विल नॉट फॉरगेट डियर स्टूडेंट्स, प्लॉट का सिंपल मीनिंग है स्टोरी। एक बड़ी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ होती है। जैसे आप बाहुबली मूवी देखोगे तो उसमें 2 भाइयों का स्ट्रगल दिखाया है, मतलब ये प्लॉट है स्टोरी का। बट उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ जोड़कर उस जब छोटी कहानियाँ होगी तो उन्हें कहते हैं सब प्लॉट। जैसे नाउ प्लॉट इज इसेंशियली द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द थीम। और वो हम प्लॉट मतलब स्टोरी किसका काम करते हैं, मेकअप यानी कि बनाना, थीम को एक्सप्रेस करने का काम स्टोरी करती है। इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आइदर इंटरनल इनसाइड द माइंड ऑफ कैरेक्टर और एक्सटर्नल। कॉन्फ्लिक्ट अंदर हो सकता है कैरेक्टर के माइंड में, एक्सटर्नल मतलब विद अदर कैरेक्टर्स इन एंटिटीज, या फिर दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या कहानी बन रही है वो प्लॉट दिखाता है। प्लॉट में भी सिंपल वन प्लॉट, प्लॉट एक हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग, या फिर बहुत प्लॉट हो सकते हैं। कंसिस्टिंग जैसे सब प्लॉट लेकर हम उस प्लॉट को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे दिया है उन्होंने सब प्लॉट। इंटरवीविंग ऑफ मेनी सब प्लॉट्स, ये देखिए सब प्लॉट्स यहाँ पे दिया है। सब प्लॉट मतलब छोटी छोटी कहानियां, स्मॉल स्टोरीज। स्मॉल स्टोरीज को बन के एक बड़ी कहानी बनती है, और बड़ी कहानी मतलब मेन प्लॉट। ओके, एज लाइक दैट। नाउ एलिमेंट नंबर 3 किसकी जरूरत होती है, तो कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट एज द कोर्स ऑफ अ इवेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टन बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स। कैरेक्टराइजेशन में कैरेक्टर का सर्टन बिहेवियर क्या है, किस तरीके से वो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, ये दिखाया जाता है। उसमें स्पेशली 2 प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे यू कैन सी आई एम चेंजिंग हियर highlighter, you will understand very better then. Okay, come on. Depiction of a character can range from the thumbnail sketch of a deep, wordly, highly detailed verbal sketch. See now, ये जो word दिए ना यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है समझना कि that depiction of a character can range from a thumbnail sketch, मतलब कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए deep, wordly, highly detailed verbal sketch. verbal का मीनिंग है रिलेटेड वर्ड्स, बराबर। तो जो राइटर है, कैरेक्टर अगर वो लिखता है तो उस वक्त वो डीप, वर्डली, अच्छी तरह से वर्ड यूज करता है, हाईली डिटेल वर्बल स्केच, और वो डिटेल वर्बल स्केच से वो कैरेक्टर अपने सामने लाता है। जैसे कि मैंने अगर एक इस तरह से मैंने कहा कि एक पर्सन था जिसके बाल नहीं थे, तो डेफिनेटली एक गंजे पर्सन की आइडेंटिटी आपके सामने आएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने जो वर्ड क्रिएट किए या जो वर्ड मैंने यूज़ किए उससे आप उस कैरेक्टर को समझते हो। तो वर्डली हाईली डिटेल वर्बल स्केच, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन इट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द राइटर। राइटर हर एक एवरी एस्पेक्ट से उस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को डेवलप कर सकता है। मतलब एक इंसान में क्या क्या स्किल्स होते हैं, क्वालिटीज होते हैं,
क्या क्या उसका बिहेवियर होता है, उसका साइकोलॉजिकली माइंडसेट कैसे होता है, वो पूरा डेवलप करने की जो जिम्मेदारी होती है वो राइटर की होती है। द माइनर कैरेक्टर आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस। और जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो माइनर कैरेक्टर्स भी आते, मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो कैरेक्टर सिर्फ कुछ थोड़ी सी बातें मेन कैरेक्टर को हेल्प करने के लिए आते हैं और निकल जाते हैं। कैरेक्टर्स आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, मतलब माइनर कैरेक्टर्स। द रीडर फॉलोज द एक्शंस ऑफ द मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नोवेल। यस, हम जो रीडर्स हैं, मतलब हम जो नोवेल पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या काम होता है, तो हम एक्शंस ऑफ द मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नोवेल, पूरे नोवेल में थ्रू आउट द नोवेल कैरेक्टर क्या क्या एक्शन कर रहा है वो हम रीडर पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हम उसको सोचते हैं, समझते हैं, और हम स्टोरी को एनालाइज करते हैं अपने दृष्टिकोण से। दिस कैरेक्टर इज रेफर टू एज द प्रोटोगोनिस्ट। और जो मेन कैरेक्टर होते हैं, उस मेन कैरेक्टर को, हीरो को आप प्रोटोगोनिस्ट कह सकते हो। प्रोटोगोनिस्ट का मेन कैरेक्टर जिसे कहते हैं, हीरो भी आप कर सकते हो उसको, या प्रोटोगोनिस्ट मीन्स हीरो। एंड द मेन कैरेक्टर is in conflict with the character or entity or in a force internal or external which is known as the antagonist। एक ऐसा कैरेक्टर होता है प्रोटोगोनिस्ट जो दूसरा जो कैरेक्टर है उसके अपोजिट में, जैसे विलन कंसिडर करेंगे एंटागोनिस्ट, तो उसके साथ कुछ इंटायरली, जिसे हम कहेंगे इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी स्ट्रगल है, तो वो स्ट्रगल या फिर एक दूसरे की जो हम क्या कहेंगे उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड, जो झगड़ा होता है, यू नो दैट। क्योंकि जब तक एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट के बीच में एकदम स्ट्रगल ना हो तो हमें वो मज़ा नहीं आता है रीडर्स को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, हीरो एंड विलन, इन दोनों की बातें आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड जो एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल। नेक्स्ट वन दिया है सेटिंग। अब सेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेटिंग को हम कहते हैं लोकेशन या फिर प्लेस। आपको लिख के रखना है लोकेशन एंड प्लेस, उसे सेटिंग कहते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हियर। देयर सेटिंग इज द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस, या स्टोरी टेक्स प्लेस। स्टोरी जहाँ पे होती है उसे हम सेटिंग कहते हैं। वो लोकेशन होगा, बैकग्राउंड होगा, प्लेस होगी, किसी सिटी का नाम होगा, या फिर पर्टिकुलर, जैसे टेम्पल कंसिडर करो, बाहुबली में जो हमने देखा था उनका जो महल होता है वो उसकी सेटिंग है। ओके, देन देर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग इट्स इंक्लूड। और सेटिंग किस किस से मतलब सेटिंग में क्या क्या आता है, तो ये आपको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आया है ऑड वन में, मतलब पेपर में क्वेश्चन आता है और उसमें आपको सब अलग अलग एलिमेंट्स रखेंगे, जैसे प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट एंड थीम। तो आपको पता होगा कि थीम इज द डिफरेंट एलिमेंट्स। थीम क्या है कि मेन एलिमेंट्स है, बट सेटिंग के ये सारे एलिमेंट्स दिए हैं। जैसे सेटिंग में प्लेस होती है, कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, पीरियड, पीरियड पर्टिकुलर टाइम होता है कि किस पीरियड में ये स्टोरी हुई है। जैसे कि 1947 गदर जो मूवी थी उसमें पर्टिकुलर पीरियड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियड के हिसाब से कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। पीरियड जो होता है वो एरा जिसे हम कहते हैं। क्लाइमेट एंड वेदर एंड लाइफस्टाइल, क्लाइमेट, वेदर, ये भी सेटिंग पे ऊपर डिपेंड है। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर आप जाओगे तो जम्मू कश्मीर में स्नो फॉलिंग होती है, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल अलग है, वेदर अलग है वहाँ का, ये प्लेस अलग है, तो डेफिनेटली कैरेक्टर की सोच बदल जाती है। लेकिन यही कैरेक्टर अगर आप केरला में रखोगे तो केरला में उनका जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज हो जाएगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, केरला का क्लाइमेट अलग है, तो कैरेक्टर की सोच भी बदल जाएगी। तो सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टोरी में। प्लॉट एंड कैरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग। ओनली प्लॉट मतलब स्टोरी या फिर कैरेक्टर, इन दोनों पे मैंने अभी अभी आपको बताया कि इन दोनों पे स्टोरी का बहुत गहरा प्रभाव होता है। दैट आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू द सेटिंग। जैसी सेटिंग होगी वैसे कैरेक्टर हो जाते हैं। तो ये था चौथा। पांचवा देखिए, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग है स्ट्रगल। स्ट्रगल यानी कि झगड़ा। जितना बड़ा झगड़ा स्टोरी में होगा उतनी मज़ा रीडर्स को, मतलब हम लोगों को आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस। अपोजिट फोर्सेस मतलब हीरो एंड विलन, एंटागोनिस्ट एंड प्रोटोगोनिस्ट इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। उनके बीच का जो झगड़ा है उसे ही हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट। जितना गहरा कॉन्फ्लिक्ट होगा उतनी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट हम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रेविटी मूवी देखा होगा, एक ही कैरेक्टर है। जब ग्रेविटी मूवी में हीरोइन ऊपर जाती है तो उसके बाद में वो
और उसका जो स्पेस शिप होता है वो ख़राब हो जाता है और स्पेस स्टेशन भी ख़राब हो जाता है, तो हमारे मन में ये रहता है कि वो नीचे आएगी या मर जाएगी, क्या होगा उसका। तो कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोवाइड्स इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट बढ़ता है, क्यूरियासिटी बढ़ती है और हम उस प्लॉट को, स्टोरी को डीपली पढ़ते हैं। वैसे ही गॉडजिला जो है, गॉडजिला मूवी बनी, उसका पहले एक नोवेल था गॉडजिला नाम का, तो वो नोवेल अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू कैन एंजॉय इट। तो जिस तरीके से difficulties in the life of characters increase the interest and curiosity in the readers. Language and style, the next जो दिया है 6 नंबर, वो है लैंग्वेज एंड स्टाइल। लैंग्वेज का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, डायलॉग। यस, बहुत सारे रिमार्केबल डायलॉग होते हैं जो हमें आज भी याद रहते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर का डायलॉग है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। मतलब मरूं या जिंदा रहूं, यही एक क्वेश्चन है, यही एक सवाल है मेरे सामने। तो ये एक डायलॉग है जो वर्ड फेमस डायलॉग है। मैंने आपको बताया इसमें मूवीज़ के भी डायलॉग जो होते हैं बहुत वर्ड फेमस होते हैं और उस डायलॉग को हम पसंद करते हैं। तो नोवेल में जो डायलॉग्स होते हैं, मे बी नोवेल से ही मूवी बनती है। बहुत सारे मूवी ऐसे हैं जो नोवेल को अडॉप्ट किया, मतलब नोवेल से वो मूवी को बनाया गया है। तो इसीलिए मैं रेफरेंस आपको एलिमेंट समझने के लिए बार बार मूवी का दे रहा हूँ। लैंग्वेज एंड स्टाइल, द लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट इज नोन एज द स्टाइल। मतलब जो नरेट करना है, अगर कुछ बताना है, तो इसके लिए लैंग्वेज और स्टाइल को यूज़ किया जाता है। एन ऑथर कैन यूज एक्सटेंसिव वोकेबलरी एंड हाई फ्रेजेस, और ही मे बी laconic and the word and would write only to the point, or he may mix both according to the requirement for meeting his purpose. See now, ये बड़ा सा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक एंड हुआ है। इस पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो व्हाट राइटर ऑथर इज डूइंग, ये बताया है कि ऑथर क्या करता है इसमें। ऑथर एक्सटेंसिव वोकैबुलरी यूज करता है, अच्छे अच्छे वर्ड, बराबर अच्छे अच्छे वर्ड यूज करता है, और वो अच्छे वर्ड्स की वजह से कैरेक्टर दिमाग में रहता है रीडर के, क्योंकि जितने हाईली डायलॉग्स हो गए तो उतना हम उस कैरेक्टर को भूलते नहीं है। यू नो दैट। यस, बोथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फॉर द मीटिंग ऑफ अ पर्पस। कहीं मैंने ऐसे देखा कि अरे वो सांबा, कितने आदमी थे। ये डायलॉग जो है शोले मूवी का आज भी हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर ने उस तरीके से उसको नरेट किया है, वोकैबुलरी उसमें अच्छी है, हाई फ्रेजेस, एंड ही मे बी लैकोनिक और द वुड राइट ओनली टू द पॉइंट, और ही मे बी मिक्स बोथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फॉर द मीटिंग इज अ पर्पस। क्या मीटिंग है पर्पस का, क्यों कैरेक्टर एक दूसरे से मिल रहे हैं, एंटागोनिस्ट और प्रोटोगनिस्ट का पर्पस क्या है एक दूसरे से मिलने का, ये दिखाने के लिए ऑथर जो है वोकैबुलरी यूज करते हैं। ही में यूज linguistic devices to make the narrative effective, and all these factors decide the texture of the narration and create an impact on the readers। और उसके बाद में ये पूरा यूज करने के बाद लिंग्विस्टिक का मीनिंग लिख सकते हैं रिलेटेड लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक रिलेटेड लैंग्वेज। ओके, नरेटिव इफेक्टिव होती है और ये सारे फैक्टर जो है टेक्चर द नरेशन एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, और रीडर्स पे अच्छा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अच्छे डायलॉग्स रीडर को बुक नीचे रखने के लिए मजबूर नहीं करते। वो बुक पढ़ता है क्योंकि डायलॉग अच्छे होते हैं और वो डायलॉग्स उसे ऐसे लगता है कि कोई उसे खुद कह रहा है। सो एज लाइक दैट आपने यहाँ पे देखा, ये था हमारा दैट द एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल। इसमें दिया है अभी टाइप्स ऑफ द नोवेल। यस, ये है थर्ड क्वेश्चन, टाइप ऑफ इंग्लिश नोवेल्स। तो इंग्लिश नोवेल के कौन कौन से अलग अलग टाइप्स है, तो वो हम देखेंगे। टोटल 11 टाइप्स उन्होंने यहाँ पे दिए, बट मैं आपको कहूँगा कि आप 13 लिख के रखो। जब आप 13 लिख के रखोगे टाइप्स, देन डेफिनेटली अगर 2 मार्क के लिए कोई भी टाइप्स आता है तो यू कैन राइट द परफेक्ट आंसर। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करके आपको ये बताऊँ, और आपका काम है नोट्स निकालना, नोट्स लिखना। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाई नहीं, लिखी नहीं, तो क्या है कि आप कुछ दिनों के बाद ये लेक्चर जो सुना हुआ है वो भूल जाओगे। इसीलिए आप एक पेज के ऊपर नोट्स बनाना शुरू करो, रफ नोटबुक रफ लिख के रखो। देखो, पहला जो है रियलिस्टिक नोवेल। रियलिस्टिक नोवेल मतलब उसके नाम में वर्ड है रियल। द रियलिस्टिक नोवेल इज अ पीस ऑफ फिक्शन। फिक्शन का मीनिंग होता है इमेजिनेशन, बराबर। नोवेल में अ पीस ऑफ फिक्शन दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोवेल ऑफ मैनर। आपको भूलना नहीं है, उसका दूसरा नाम है नोवेल ऑफ मैनर। और जिसमें क्या होती है, तो रियल बात है, रियलिटी, इसलिए उसको रियलिस्टिक नोवेल कहते हैं। रियलिज्म ज़्यादा होता है, मतलब इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन में क्या होता है कि फैंटेसी होती है, बट फैंटेसी से छोड़कर इसमें सिर्फ रियल बातें होती है। इट कैन बी कैरेक्टराइज
by its complex characters with mixed motives that are rooted in the social class. क्योंकि डेफिनेटली अगर रियल नोवेल है तो उसका जो रूट है वो सोशल क्लास में होगा, सोसाइटी में होगा। मतलब सोसाइटी में जो रियल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो किस तरीके से उनको वो फेस कर रहे हैं। तो ये मिक्स मोटिव जो है दैट आर रूटेड इन द सोशल क्लास। द कैरेक्टर्स इन द रियलिस्टिक नोवेल इंटरेक्ट विद द अदर कैरेक्टर्स एंड अंडरगो प्लॉजिबल एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस। लास्ट में उसमें दिया ही आपको कि एवरीडे एक्सपीरियंसेस है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से मिलता है, एवरीडे जो रियल बात है, एवरीडे की जो रियल बात है वो इस नोवेल में दिखाई जाती है। मतलब पहला पार्ट जो दिया है वो रियलिस्टिक नोवेल है, डोंट फॉरगेट। देन पार्ट नंबर 2, पिकारेस्क नोवेल। पिकारेस्क का मीनिंग ही यहाँ पे स्पेनिश वर्ड पिकारो है, और पिकारो का मीनिंग होता है रग। रग का मीनिंग आप दो कंसिडर करते हो, एक आर्टिफिशियल नकली भी जिसे हम कहते हैं। तो लेट्स सी नाउ व्हाट एक्चुअली द second novel is given, picaresque novel. The word picaresque is originated by the Spanish word picaro, which means a rug. पिकारो का मीनिंग है रग, मतलब नकली, आर्टिफिशियल। द पिकारेस्क्यू नोवेल नरेट्स द एडवेंचर ऑफ अ प्रोटोगनिस्ट। इस नोवेल में क्या होता है तो एडवेंचर्स होते हैं। एडवेंचर यानी करेजियस कहानी, ब्रेव स्टोरी, विच इज एंड द एसेंट्रिक और डिसरेप्यूटेबल पर्सन। एसेंट्रिक का मीनिंग होता है सन के इंसान, या फिर जो डिसरेप्यूटेबल पर्सन है उसकी कहानी भी इसमें देते हैं। मतलब जो रेप्यूटेबल पर्सन नहीं, फॉर एग्जांपल विलनस टाइप होगा या एंटागनिस्ट टाइप होगा, वो इसमें देते हैं। और ये एपिसोडिक फॉर्म में होता है, मतलब पहला एपिसोड आएगा, फिर दूसरा एपिसोड आएगा, फिर तीसरा, तो इसे एपिसोडिक फॉर्म में पिकारेस्क्यू नोवेल आता है। डोंट फॉरगेट पिकारेस्क्यू मीन्स द स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया हुआ आर्टिफिशियल, जिसे एडवेंचर नोवेल आप कहते हैं प्रोटोगनिस्ट का। और या फिर उसको हम ये भी कंसिडर करते हैं कि द कहानी देती है एसेंट्रिक या डिसरेप्यूटेबल पर्सन की कहानी। ये है थर्ड हमने जो देखा, टाइटल था पिकारेस्क नोवेल। नेक्स्ट वन हिस्टोरिकल नोवेल। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, हिस्टोरिकल नोवेल इज वेरी सिंपल। जब मैं स्टूडेंट को पूछता हूँ ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट पढ़ते हुए नहीं, बट बराबर लिखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में होगा हिस्टोरिकल नोवेल। इज द नोवेल सेट इन द पीरियड अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग। मतलब अर्लियर पीरियड में जो क्या हुआ है वो इस नोवेल में दिया जाता है। एंड डेफिनेटली हिस्टोरिकल नोवेल हिस्ट्री के बारे में बात करता है, पीरियड्स के बारे में बात करता है, उसका जो एरा है, टाइम है, उसके बारे में बात करता है। तो हिस्टोरिकल नोवेल में एक वर्ड आपको सफिशिएंट होगा याद रखने के लिए, और वो वर्ड है यहाँ पर नोवेल सेटिंग, द पीरियडिक फॉर्म, टाइमिक फॉर्म। उसमें जैसे यहाँ पे देखो, इन अ पीरियड अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग, पहले पीरियड के बारे में। फिर आता है इपिस्टलरी नोवेल। इपिस्टलरी नोवेल ये जो दिया है फोर्थ नंबर पे, ये है द वर्ड इपिस्टलरी derives from the Latin word epistula। अब ये epistola का मीनिंग क्या है, which means a letter। epistola नोवेल भी एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मीनिंग है लेटर। जैसे कि एक हीरो है जो हीरोइन को लेटर लिख रहा है, और उसने 100 के आसपास लेटर लिख दिया और उसने उस लेटर की फाइल बना दी, बराबर, तो हो गया एपिस्टलरी नोवेल। यस, एपिस्टलरी नोवेल में लेटर्स होते हैं, डायरी राइटिंग होती है। देखो वहां पर बताया होता हूं मैं आपको, द एपिस्टलरी नोवेल इज दैट इन विच द राइटर प्रेजेंट्स द नरेटिव थ्रू अ सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स। सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस, बराबर, जो कम्युनिकेशन हुआ है, करस्पॉन्डेंस हुआ है, उसकी एक सीरीज में अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं चिट्ठी लिखना, बराबर, लेटर राइटिंग, या फिर डायरी राइटिंग भी इस फॉर्म में आती है। रोज अगर आप आपकी डायरी लिख रहे हो कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तो एक साल के बाद में आपके पास जो कलेक्शन होगा वो होगा एपिस्टलरी नोवेल। मतलब एक परफेक्ट कलेक्शन ऑफ द पेजेस, तो उसे हम एपिस्टलरी नोवेल कहेंगे। अल्दो लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर एपिस्टलरी नोवेल, डायरी एंट्रीज आर आल्सो द पॉपुलर फॉर्म ऑफ दिस टाइप। और इसी टाइप का डायरी एंट्रीज ये पॉपुलर फॉर्म है, बराबर। एपिस्टलरी नोवेल में मैंने आपको बताया कि कॉमनली लेटर्स होते हैं, डायरी राइटिंग होती है, जो आपने लिखा है डेली के एक्सपीरियंसेस, वो है एपिस्टलरी नोवेल, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट टाइप जो दिया है उन्होंने गोथिक नोवेल। यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया था रियलिस्टिक नोवेल। रियलिस्टिक नोवेल में आपको पता चला कि रियल बातें, यस। दूसरा जो हमने देखा पिकारेस्क्यू नोवेल, इसमें मतलब जो कहा था नकली, पिकारो, रग। फिर हिस्टोरिकल नोवेल थर्ड वन, और फोर्थ वन जो है, जो आपका बहुत ही पॉपुलर टाइप है, आज की जनरेशन को ये टाइप बहुत अच्छा लगता है, और इस टाइप का नाम है गोथिक नोवेल। अब ये गोथिक नोवेल आपको 5वें नंबर पे दिया है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखिए, गोथिक नोवेल दैट इंक्लूड, इसमें है
टेरर, डर, बराबर, टेरर है, डर है, मिस्ट्री है, हॉरर है, थ्रिलर है, सुपर नेचुरल, डूम का मीनिंग है डिस्ट्रॉय, डेथ, एंड नेक्स्ट वन इज डीके एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड द गोथिक नोवेल। मतलब जो हॉरर रिलेटेड घोस्ट स्टोरीज होती है वो गोथिक नोवेल में डिस्क्राइब की जाती है, उस पार्ट को आप कहोगे गोथिक नोवेल। भूलना नहीं है, गोथिक नोवेल इज द यूनिक है, आप याद रख पाओगे उसको, जिसमें टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपर नेचुरल, डूम मतलब डिस्ट्रॉय, डेथ, डिके एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स, हॉन्टेड कंपनीज, घोस्ट की कहानियां वो गोथिक नोवेल में होती है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ये भी सिंपल है याद रखने के लिए। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी काइंड ऑफ फेमस राइटर, फेमस साइंटिस्ट, फेमस एनी पर्सन, या फिर नॉट ओनली फेमस नॉर्मल पर्सन की भी ऑटोबायोग्राफीज होती है। तो ऑटोबायोग्राफीज नॉवल में द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इज अ नॉवल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ऑथर। ऑथर की जो जिंदगी है उसके ऊपर ये बेस होता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। यस, लाइफ ऑन द ऑथर, ये बात आपको भूलनी नहीं है। Then sometimes the author changes the places and names of the characters or even may change or avoid certain details of his life. कभी कभी होता है ऐसे कि कैरेक्टर कुछ चेंजेस करता है, अपना नाम नहीं रखता है, किसी दूसरे का नाम यूज करता है, प्लेसेस भी चेंज करता है, यस, इवन सर्टन डिटेल जो है वो डिटेल भी अवॉइड करता है। एंड इट मे और मे नॉट बी अ फर्स्ट पर्सन नरेशन। फर्स्ट पर्सन नरेशन में मैक्सिमम ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल आपको दिखाई देता है। फर्स्ट पर्सन नरेशन में क्या कंसिडर करोगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आई, आप देखोगे आई यूज किया होगा फर्स्ट पर्सन, माई, यस, माइन, ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है सब, मतलब मैं, मेरे लिए, मैंने, माई सेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फर्स्ट पर्सन नरेशन में ये नोवेल आता है ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। फिर नेक्स्ट में आप भूलोगे नहीं, एलेगोरिकल नोवेल। अब ये एलेगरी क्या है, मेटाफोरिक नोवेल होता है ये थोड़ा सा याद रखने के लिए डिफिकल्ट है, बट अगर मैंने आपको कहा कि आपने शॉर्ट नोट बना के रखी है तो डेफिनेटली नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। यस, तो यहाँ पे देखिए एलेगोरिकल नोवेल, जिसे रूपक ये वर्ड यूज किया जाता है। कम ऑन, एलेगरी इज अ स्टोरी दैट बियर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग। इसमें मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग रहती है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया मेटाफोरिक, रूपक अलंकार। The surface meaning of such novel is different from the symbolic meaning. सरफेस मीनिंग कुछ अलग है और सिंबॉलिक मीनिंग कुछ अलग है 6 नंबर टाइप में, अगर आप देखते हो तो। यस, तो इसलिए भूलना नहीं है इस नोवेल को। यहाँ पे देखिए, मैं इसको और 2 लाइनें मैंने गेट। द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एन एलिगरी मीन्स बी अ पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल। भूलना नहीं है, 4 वर्ड लिखना है आपको एलिगरिकल नोवेल में। एलिगरी मतलब मैंने कहा मेटाफोरिकल, जिसे रूपक कहते हैं आप, तो यहाँ पे हो जाएगा। देन 7 नंबर टाइप इज गिवन हियर, दैट यूटोपियन एंड डिस्टोपियन नोवेल। अब यूटोपियन डिस्टोपियन नोवेल में क्या है, यस, डिस्टोपियन नोवेल यू कैन आल्सो से यूटोपियन नोवेल। यूटोपियन एंड डिस्टोपियन का में इमेजिनरी, इमेजिनेशन, जिसे हम कहते हैं कल्पना करना, फिक्शन। यूटोपिया इज अ इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी possessing द डिटेल क्वालिटीज। मतलब ये एक इमेजिनरी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, जिससे रिलेटेड हमें आइडियाज आते हैं, नोवेल हमें देखने को मिलते हैं और हम उस नोवेल को एंजॉय भी करते हैं जब आप ये नोवेल देखोगे तो। यूटोपियन एंड डिस्टोपियन नोवेल, बराबर। लेकिन ये डिस्टोपियन वर्ड अगर आप कहोगे हिंदी में, उसका मीनिंग होता है मनहूस, तो ये भी मैंने एक एडिशनल आपको बता दिया है। इट इज द कॉमन लिटरेरी थीम, स्पेशली अ साइंस फिक्शन और स्पेक्युलेटिव फिक्शन। साइंस फिक्शन होता है, स्पेक्युलेटिव फिक्शंस भी उसमें होता है, जो हम इस नोवेल को पढ़ते हैं एट दैट टाइम। अभी 9 नंबर नोवेल जो है साइकोलॉजिकल नोवेल। साइकोलॉजी यानी कि माइंड ऑफ द कैरेक्टर। साइकोलॉजिकल नोवेल इज अ वर्क ऑफ फिक्शन दैट ट्रीट्स द इंटरनल लाइफ ऑफ प्रोटोगनिस्ट। इंटरनल लाइफ ऑफ प्रोटोगनिस्ट मतलब, प्रोटोगनिस्ट मतलब हीरो, उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, इंटरनल लाइफ कैसी रही है, इसके बेसिस साइकोलॉजिकल नोवेल स्टोरी डिपिक्ट करता है, प्रेजेंट करता है। इवन द ऑथर कैरेक्टर्स एज मच एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब इंटरनल भी चल रहा है और बाहर का क्या है, कैरेक्टर के बाहर जो सिचुएशन को फेस कर रहा है उसके बारे में कैरेक्टर क्या सोचता है और सोचने के बाद में क्या करता है, ये साइकोलॉजिकल नोवेल में दिया है। साइकोलॉजिकल नोवेल से रिलेटेड 10th हमें जो दिया है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये भी इसे कहा जाता है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल का
एक चैप्टर जिसका टाइटल है न्यू ड्रेस, वो आपको दिया है पढ़ने के लिए, चैप्टर नंबर 5। देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल क्या है। तो अभी हम देखते हैं इसमें मेन पॉइंट्स उन्होंने क्या दिए, टेक्निक क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज फ्रेज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स इन द ट्रीटाइज। ट्रीटाइज मतलब थीसिस होता है, ऐसे मतलब इस बंदे ने कैसे लिखा था, ट्रीटाइज लिखा था, और उस ऐसे का नाम था, जो थीसिस लिखा था उसने, उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में लिखा था, जिसमें उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक ये दिया है। और उसका नाम भूलो मत, क्योंकि ये भी आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, विलियम जेम्स और उसने लिखी हुई बुक प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी। इट मीन्स द फ्लो ऑफ द थॉट्स, मतलब हम क्या सोचते हैं, हमारा फ्लो क्या है, हमारी सोचने की क्षमता क्या है, वो उसमें बताया है। Incidents in the plot are in the sequence of their occurrences, and the novelist narrates them as they enter the minds of the character. जो माइंड होता है कैरेक्टर का, उस माइंड में घुसकर नोवेलिस्ट अपनी जो कला है वो दिखाता है और वो उसको अच्छे तरीके से लिखता है। तो यह है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल। इसके बारे में एक बार मैं आपको बताऊं, जो लेसन आपको दिया है, लेसन नंबर 5 द न्यू ड्रेस, उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस मैबल। तो मिस मैबल पार्टी में जाने के बाद वो क्या क्या सोचती है उस लेसन में दिया है, और उसमें वर्जीनिया वुल्फ ने यही यूज़ किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। उसके बाद में आगे आता है 11 नंबर नोवेल, टाइटल है बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स रोमन नोवेल। बिल्डिंग्स रोमन नोवेल ये 11 नंबर है, बट 11 नंबर में यहाँ पर मैंने दो पार्ट किए हैं, पार्ट नंबर 1 एंड 2 आप वहाँ पे देखोगे। यहाँ पे मैंने लिखा है 11 नंबर, बट इसमें मैंने सब पार्ट कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। द जर्मन वर्ड बिल्डिंग्स रोमन नोवेल इंडिकेट्स ग्रोथ, इसका मीनिंग है ग्रोथ। ओके, तो व्हाट इज द ग्रोथ? द फिक्शनल बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोटोगनिस्ट माइंड, मतलब प्रोटोगनिस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। वो फिर से मैंने आपको कहा कि अगर आप देखोगे साइकोलॉजिकल नोवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल, और इसी नोवेल में भी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट हुई है, उसके सोचने की क्षमता क्या है, वो इस नोवेल में एक्चुअली हमें दिखाई देता है कैरेक्टर के प्रेजेंटेशन के साथ साथ। यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट नोवेल, जस्ट मिनट में हाईलाइटर लेके आपको एक बार फिर से यहाँ पे हाईलाइट करके बताऊंगा कि क्या सोचता है। ये देखो यहाँ पे दिया है प्रोटोगनिस्ट माइंड, देन स्पिरिट एंड कैरेक्टर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, मतलब उनके बचपन से लेके चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक, मतलब उनकी कहानी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी ये जो है बिल्डिंग्स रोमन नोवेल में दिखाई देती है। प्रोटोगनिस्ट का माइंड कैसे रहा है, स्पिरिट उनका आत्मा क्या कहता है, कैरेक्टर कैसा है वो, ये पूरा बचपन से लेकर एडल्टहुड तक इस नोवेल में प्रेजेंट किया जाता है। ये जो वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, मतलब जिसे हम कहते हैं आत्मचरित्र, बराबर, बायोग्राफी यानी कि चरित्र, ये इस नोवेल में आते हैं। अब इसमें उन्होंने दो पार्ट क्या किए हैं, तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब ये मॉडर्न पीरियड आपको पता है, और मॉडर्न पीरियड होने के लिए मतलब इसमें जो बदल हो गए, वो चेंजेस जो हो गए, वो चेंजेस मॉडर्न पीरियड के हिसाब से हो गए। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर 1 मिनट, ओके, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये लाइन पे से। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century, cup of pulp magazine became popular, in which the fantastic fiction for general entertainment of the masses, masses का मीनिंग आप लिख सकते हो, masses मतलब पब्लिक, पीपल, पीपल के लिए मतलब जो लोग होते हैं उन लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर पल्प मैगजीन आया था जो 20th सेंचुरी में। उसमें क्या होता है, ये पॉपुलर हुआ था, जिसमें लोगों के लिए, मासेस मतलब पीपल, उनके लिए अच्छी अच्छी कहानियां हुआ करती थी, उनका एंटरटेनमेंट होने के लिए ये 20th सेंचुरी में पल्प मैगजीन पॉपुलर हुआ था। चीप पल्प पेपर, और वो एकदम सिंपल पेपर पे, सस्ता पेपर जो होता है उस पे छपता था। एंड द पल्प फिक्शन एरा प्रोवाइडेड अ बिल्डिंग ग्राउंड फॉर द डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड साइंस फिक्शन, और ये पल्प मैगजीन की वजह से ही एक उसकी बिल्डिंग जो फाउंडेशन है उसमें दिखाई देता है। और फिर दो अच्छे नोवेल सामने आए लोगों के, एक था डिटेक्टिव नोवेल और दूसरा था साइंस फिक्शन। मैं अगर आपको ये दोनों की बात करूं, तो जैसे सीआईडी है, क्राइम पेट्रोल है, ये जो कहानियां हमें दिखाई देती है ये डिटेक्टिव नोवेल से ली जाती है। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ पे इसका सब प्लॉट किया है, जब आप वहाँ पे लिखोगे बिल्डिंग्स रोमन का, तो यहाँ पे ये 12 में आप लिख सकते हो साइंस फिक्शन।
साइंस फिक बहुत सारी हॉलीवुड की जो मूवी होती है वो साइंस फिक्शन को रिलेटेड ही लेकर चलती है। जैसे मैंने गॉडजिला नोवेल की बात बताई। ओके, इज अ जॉनर ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन डीलिंग विद द इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट्स सच एज, ये सब इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट्स इसमें होती है। स्पेक्युलेटिव फिक्शंस में ये भी जिसे हम कहेंगे इमेजिनेशन, काल्पनिक स्टोरी जो होती है, फिक्शन का मीनिंग होता है इमेजिनेशन, ये उसमें दिया जाता है। कॉन्सेप्ट सच एज, तो कौन कौन सी कॉन्सेप्ट होती है उसमें, यहाँ पे देखो। Just when you will learn or read or just you will see some movies related that you will find futuristic setting, मतलब फ्यूचर में क्या होगा उसकी कहानियाँ, फ्यूचरिस्टिक साइंस, फ्यूचर में क्या साइंस डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी की क्या तरक्की हो रही है, स्पेस ट्रैवल, और स्पेस कैसा है, टाइम ट्रैवल, और उसके बाद पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स मतलब अपनी जैसी दुनिया है वैसी दूसरी एक दुनिया, एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, और उस पैरेलल यूनिवर्स में जो एलियन रहते हैं उनकी जिंदगी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, क्या दुनिया में ऐसा है, एलियन की बहुत सारी कहानियां ये साइंस फिक्शन में आती हैं। साइंस फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर्स द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक एंड अदर इन्वेंशन, मतलब साइंस में जो डेवलप है उसके साथ साथ जो इन्वेंशन हो रहा है, न्यू इन्वेंशन का मीनिंग होता है न्यू, जिसे रिसर्च, वो भी उसमें दिखाई देता है। और ऐसा ही एक नोवेल लिखा था, ये नोवेल भी बोर्ड एग्जाम ने मतलब बोर्ड एग्जाम में 4-5 बार पूछा गया है, आपको भूलना नहीं है उसका टाइटल। इस नोवेल का टाइटल है फ्रैंकेनस्टाइन। ये नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन ये लिखा था मैरी शेली ने, 1823 में ये नोवेल लिखा था। मैरी शेली इज द नेम ऑफ अ राइटर, और उस राइटर ने साइंस फिक्शन रिलेटेड ये नोवेल लिखा फ्रैंकेनस्टाइन। आप बोर्ड के कोई भी पेपर देखो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नोवेल, और ये पहला नोवेल है किसमें, बेस्ड ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द जॉनर फ्लोरिश्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये जो जॉनर है वो फ्लोरिश हुआ, डेवलप हुआ। और इसी के साथ ये जो 12 नंबर टाइप्स मैंने आपको बताया साइंस फिक्शन वो हो गया। अब हम सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब डिटेक्टिव फिक्शन आपने पढ़ा होगा, और आपने टीवी सीरियल में बहुत सारी क्राइम फिक्शन स्टोरी देखी होगी, तो उससे रिलेटेड ये नोवेल है और इसका नाम है डिटेक्टिव फिक्शन। ओके, इसको हम लिखेंगे 13, क्योंकि हमारा 12 हो गया, अब ये 13, मतलब ये बिल्डिंग्स रोमन के नीचे अंडर मैंने ये 2 क्रिएट किए हैं जो याद रखने के लिए आपको सिंपल होगा। अगर 2 मार्क की शॉर्ट नोट आती है डिटेक्टिव फिक्शंस और साइंस फिक्शन तो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। सो डिटेक्टिव फिक्शन इज अ सब जॉनरा ऑफ क्राइम फिक्शन, बराबर है, डिटेक्टिव आया तो वहां पे क्राइम होगा, क्राइम आया तो ये क्राइम फिक्शन है। और उसके साथ में यहाँ पे उन्होंने दिया है क्राइम फिक्शन और मिस्ट्री, मतलब सस्पेंस, क्या मिस्ट्री है उसमें, सीक्रेट क्या हुआ है, इज अ फिक्शन विच इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर मतलब जो सीआईडी का ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेट करता है वो, उसे इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, और उसे हम डिटेक्टिव कहेंगे। डिटेक्टिव एजेंट जैसी बहुत सारी कहानियां आपने देखी होगी, बराबर। एक साउथ मूवी है जिसमें डिटेक्टिव, सीक्रेट डिटेक्टिव करके, तो वो भी आप देखो, आपको पता चलेगा डिटेक्टिव फिक्शन कैसे रहता है। आइदर प्रोफेशनल और अमेच्योर, अमेच्योर का मीनिंग होता है जो इंटरेस्ट रखता है, इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, शौकीन भी हम उसको बोल सकते हैं, जिसका इसमें इन्वेस्टिगेशन में शौक हो, उसको अच्छा लगता हो इन्वेस्टिगेट करना, तो वो जो प्राइवेट डिटेक्टिव भी हो सकता है या प्रोफेशनल भी हो सकता है। यहाँ पे दिया डिटेक्टिव आइदर प्रोफेशनल और अमेच्योर, मतलब जो शौकीन है इन्वेस्टिगेट करने का, प्रोफेशनल है वो क्या शौकीन है, वो क्राइम स्टोरी देखने का, और किसी का मर्डर हुआ तो वो उसका डिटेक्ट मतलब पूरी तहकीकात करने का शौकीन, तो वो अमेच्योर एंड प्रोफेशनल। तो ये था डिटेक्टिव फिक्शन। इसी के साथ हमारा जो पार्ट नंबर 2 एंड हुआ है। पार्ट नंबर 2 में 3 बातें आपने देखी। पहला था व्हाट इज नोवेला, दूसरा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल, एंड थर्ड वन 13 टाइप्स ऑफ द नोवेल। ये तीसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द नोवेल में लिखोगे 13 टाइप्स ऑफ द नोवेल। थैंक यू वेरी मच।